ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अमेरिका में क्वाड नेताओं ने साझा बयान में ईस्ट और साउथ चाइना सी के हालात पर चिंता जताई। क्वाड किसी कोई एक देश के खिलाफ नहीं है, बस हम चार बड़े बड़े अर्थव्यवस्था एक सामूहिक दृष्टि है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत दुनिया भर के कई नेताओं से मुलाकात की। मोदी के इस दौरे के क्या है मायने, करेंगे विश्लेषण। श्रीलंका में वामपंथी अनुराग कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। दिसानायके का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कैसा रहेगा? श्रीलंका स्टेबल रहे, किसी तरह का बाकी का क्राइसिस न बने, और जो दिसानायके हैं ये ऐसी सरकार चलाएं जो आइडियोलॉजिकल नहीं हो बल्कि प्रैग्मेटिक हो, कि ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं। लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसराइली हमलों के बाद अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमलों के जवाब में उसके साजो सामान के गोदामों पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी एक बयान में कहा है कि लेबनान से कम 35 रॉकेट दागे गए हैं और इससे कई तरह का नुकसान हुआ है। आईडीएफ का कहना है कि कई रॉकेटों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं इसराइल ने आज लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। लेबनान में लोगों को इसराइल ने सुरक्षित रहने के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने को कहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज दक्षिणी लेबनान के शहरों और गांवों में होने से हमलों की वजह से 183 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एक बयान में ये भी कहा है कि इन हमलों में बच्चों और महिलाओं समेत 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसराइल के हमलों का उद्देश्य लेबनानी गांवों और कस्बों को नष्ट करना है। लेबनान के सूचना मंत्री जियाद माकरी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष समाप्त करने के लिए इसराइल पर दबाव बनाने को कहा। जियाद माकरी कह रहे हैं, लेबनान पर इसराइली हमले विनाश ही लाएंगे, एक विनाशकारी योजना जिसका उद्देश्य लेबनान को खत्म करना है, उसके गाँव और कस्बों को खत्म करना है। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और प्रभावशाली देशों से आह्वान करते हैं कि सच्चाई के साथ खड़े रहें और हमलों को रोकने में मदद करें। हम यूएन रेजोल्यूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दोहराते हैं। हम इसराइली हमलों को रोकने और जितना संभव हो इससे बचने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि सेना लेबनान में व्यापक पैमाने पर और सटीक हमले करेगी। इसराइल के रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने ऑपरेशन के बारे में और जानकारी दी है। אנחנו מעמיקים את התקיפות שלנו בלבנון, רצף הפעולות ממשיך ויימשך עד להשגת। योएव गैलेंट कह रहे हैं, हम लेबनान में अपने हमलों को बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते, वो है उत्तर के निवासियों को सुरक्षित उनके घरों में वापस लाना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि अगर वो नवंबर में हार जाते हैं तो वो 2028 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्रंप लगातार 3 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस फैसले के तहत बच्चों से जुड़ा पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना या डाउनलोड करना अब कानूनी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को देखना या डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट और आईटी लॉ के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को स्टोर करना भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद आतिशी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज किया है। आतिशी ने कहा कि वो 4 महीने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में वो एक कुर्सी पर बैठी हैं, जबकि उनके बगल में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के इस्तेमाल में आने वाली कुर्सी अब खाली रहेगी। मनोज तिवारी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने जो शपथ ली है, ऐसे में अगर वो एक कुर्सी खाली दिखाती हैं तो सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। और ऑस्कर 2025 के लिए लापता लेडीज को भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। ये जानकारी आज फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दी।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। शुरुआत हम कर रहे हैं क्वाड शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। क्वाड समिट की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी शिरकत की। शनिवार को भारतीय समय अनुसार रविवार तड़के को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर में विलिंगटन में क्वाड नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधार क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। अपने संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं ने सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और इसे समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की फौरी जरूरत को समझते हुए स्थायी और अस्थायी सदस्यों की तादाद को बढ़ाने का जिक्र किया। क्वाड नेताओं के संयुक्त बयान में आतंकवाद और हिंसा की भी आलोचना की गई। बैठक के बाद मोहन, क्वाड नेताओं के साझा बयान में ईस्ट और साउथ चाइना सी के हालात पर चिंता जताई गई। इस मुद्दे पर अभी तक चीन की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। इसके साथ ही संयुक्त बयान में यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता जताई गई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने लाए गए। इसी दौरे में मोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के कई नेताओं से मुलाकात की। शुरुआत हुई व्हाइट हाउस के साथ, जहां उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हमाद अल सबाह से भी मुलाकात की। मोदी ने न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से द्विपक्षीय बातचीत की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल फ़लस्तीन के मुद्दे पर अपनी बात दोहराई। कहा कि फ़लस्तीन में भारत सहायता सामग्री भेजना जारी रखेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मिले। वहीं डेलावेयर में क्वाड सम्मेलन के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि 2025 का क्वाड सम्मेलन भारत में होगा। अगर क्वाड की बात कर ले तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका हैं और इनका काम है डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप के जरिए एक स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक पर काम करना। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड सम्मेलन के बाद कल न्यूयॉर्क में के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने और इनका स्वागत कुछ ऐसे हुआ। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत होती जा रही है। ये पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए भी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता भारत की वजह से मिली और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन रहा है भारत। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। साथियों, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आयोजित किए गए क्वाड कैंसर मूनशॉट इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेंट में राष्ट्रपति बाइडेन के सर्वाइकल कैंसर को रोकने और पता लगाने के मकसद से शुरू की गई इस पहल की तारीफ की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों के CEOs के साथ बैठक में हिस्सा लिया। भारत और अमेरिका के बीच कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है। भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने डिजिटल इनोवेशन के जरिए भारत में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री के नजरिए की बात की। He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now. सुंदर पिचाई कह रहे हैं कि मोदी ने भारत में निर्माण और डिजाइन के महत्व पर जोर दिया। वो एआई का इस्तेमाल करने में रुचि दिखाते हैं, खासकर स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं। यहीं पर पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं न्यूयॉर्क से वरिष्ठ पत्रकार योशिता सिंह को। योशिता, हमने कई बातें बताई कि क्वाड शिखर सम्मेलन में क्या कुछ हुआ और प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ भी सुनाई। अब से कुछ देर बाद, यानी कि 1 घंटे बाद, प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में भाषण देने वाले हैं। इस भाषण से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाइलाइट्स क्या रहीं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की अब तक। जी, ये बहुत ही पैक्ड एजेंडा रहा है, जैसे आपने भी बताया है और हम लोग सब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब न्यूयॉर्क, उनसे पहले वो डेलावेयर में थे, विल्मिंगटन में क्वाड लीडर समिट के लिए, जहां फिर उन्होंने जो बाइडेन से बायलैटरल मुलाकात भी करी और काफी बातों पे डिस्कशन हुआ, क्वाड से रिलेटेड, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड, बायलैटरल मुद्दों पे काफी बातें हुई। फिर उसके बाद वो न्यूयॉर्क आए और न्यूयॉर्क में कल उनका एक मेगा कम्युनिटी इवेंट था, मोदी एंड अस, जो लॉन्ग आइलैंड में मनाया गया। उसमें हजारों की तादाद में यहाँ के जो डायस्पोरा है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, वो आई थी, दूर दूर से आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए। उनका ये जो मेगा कम्युनिटी इवेंट था, ये 10 साल बाद हो रहा है। 2014 में जब वो पहली बार आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन से एड्रेस किया था और अब 2024 में लॉन्ग आइलैंड में उन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को एड्रेस किया। उसके बाद उनकी काफी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं वर्ल्ड लीडर्स से ऑन द साइडलाइंस ऑफ द जनरल असेंबली यहाँ न्यूयॉर्क में। और आज जैसे कि आपने बोला, वो समिट ऑफ द फ्यूचर में भी एड्रेस करेंगे। वो एक इम्पोर्टेंट जो यूएन का इवेंट है, हाई लेवल वीक में समिट ऑफ द फ्यूचर की, यूएन 80 साल का हो रहा है अगले साल। उसके बाद उसके आगे का जो रास्ता है यूएन के लिए, यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाया जाए, उनको अचीव किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, यूएन रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज, एआई की जो बात हुई है टेक सीईओज के साथ में, तो एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। तो इन सब बातों को लेके यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर पे डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो एड्रेस होगा एक घंटे के विद इन 1 आवर, तो उसमें वो इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो रखा जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि इंडिया कैसे समिट ऑफ द फ्यूचर को देखता है और इंडिया के क्या मैसेज है जो वर्ल्ड को या यूएन को, कि कैसे आगे हमको, यूएन का जो 80 साल हो गए हैं, लेकिन आगे का क्या रास्ता है और उसमें इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन और रोल रहेगा। तो ये समिट ऑफ द फ्यूचर है। जी योशिता, अगर 10 साल पहले की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि जो मेडिसन स्क्वायर पे नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक जो लम्हा था और जो कल जो डायस्पोरा देखा, उनमें कोई बदलाव देखते हैं या एक ही जैसा था? नहीं, बदलाव तो ये है कि ऑब्वियसली जोश बहुत था इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में। और इसके पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट किया था, तो जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या जब यहाँ उनका कम्युनिटी इवेंट होता है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा उनके जो डायस्पोरा में रहता है कि वो क्या मैसेज सुनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने हर मैसेज में डायस्पोरा, अपने हर स्पीच में डायस्पोरा के लिए जो मैसेज देते हैं कि कैसे इंडिया और अमेरिका में जो एक कॉमन कनेक्ट है, ये जो कम्युनिटी है, ये कैसे स्ट्रांग रहे और ये कैसे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग रहे। तो ऑफ कोर्स जोश बहुत हाई था, जैसे हम लोग बोलते हैं, और काफी लोग थे लॉन्ग आइलैंड में। ऑफ कोर्स मैडिसन स्क्वायर गार्डन से अगर वेन्यू कंपेयर करें तो लॉन्ग आइलैंड का वेन्यू, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला कि बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन वेन्यू की कैपेसिटी उतनी नहीं थी। 15,000 कैपेसिटी थी और 24,000 25,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए जो एक एक्साइटमेंट रहता है, एंथुजियाज्म रहता है, वो यहाँ पे बहुत काफी देखने को मिला। लोग बहुत दूर दूर से आए थे, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए काफी, जिसमें बच्चे भी थे और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में चाहे वो बच्चे बोले चाहे एल्डरली बोले, सब लोग आए थे। कल सुबह बहुत जल्दी 6-7 बजे से वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनना था। और इस कम्युनिटी इवेंट्स में ये
होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे तो एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर आपको कम्युनिटी को पास से देखने का यही मौके होते हैं कि जब आप अपने लीडर को सुने कि उनका क्या मैसेज है। तो ऑफ कोर्स काफी एक्साइटमेंट था, और जब प्राइम मिनिस्टर आए भी अंदर वेन्यू में तो पूरा तालियों से उनका स्वागत हुआ। मोदी मोदी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब की गूंज हो रही थी पूरे स्टेडियम में। बहुत बहुत शुक्रिया योगिता, न्यूयॉर्क से इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। और नज़र रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आखिरकार भाषण में कहते क्या हैं। लेकिन जो मुद्दे क्वाड में उठे उस पर बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बात की अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियॉड से और उनसे कई जटिल मुद्दों पर सवाल पूछे। मार्गरेट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्वाड की जो लीडर्स हैं उनकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई है उसमें मैसेज बड़ा साफ लग रहा है कि क्वाड इज हियर टू स्टे। तो क्या वजह है उसकी? क्या खास किसी मुल्क को लेकर चिंता है क्वाड की, या क्या एक तरह से क्या अंडरस्टैंडिंग निकल कर आ रही है इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्वाड किसी कोई एक देश के खिलाफ नहीं है। बस हम 4 बड़े बड़े देश, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था, एक सामूहिक दृष्टि है जो हम हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों के लिए फराहम करना चाहते हैं। जो ऐसा हिंद प्रशांत चाहते हैं जो खुला, आजाद और समृद्ध है। और हम इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि किस किस क्षेत्रों में हम 4 देश सहयोग करने का इरादा है, जिनमें से स्वास्थ्य का सुरक्षा, साइबर का सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, और हम उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भी काम करेंगे। हमारी उम्मीद है कि ये सहयोग के तहत हमारी पड़ोसियों काफी फायदा उठा सके। मार्गरेट, अमेरिका काफी दूर है, लेकिन अगर हम खुद साउथ चाइना सी की बात करें, जिसको लेकर ये एक तरह से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, एक फोरम है, ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया के अपने कंसर्न्स हैं, इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं, जापान के अपने कंसर्न्स हैं, मोस्टली मैरीटाइम और सिक्योरिटी को लेकर। तो भारत के लिए कितनी ज्यादा बड़ी चिंता है साउथ चाइना सी में चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस, और अमेरिका उसको कैसे देखता है? पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका खुद दूर नहीं लगता है। हम खुद समझते हैं कि हम तो एक पैसिफिक नेशन है, और हम 4 देश, सब मैरीटाइम जमहूरियत है, सब मैरीटाइम लोकतंत्र है, और हम हमारी पड़ोसियों के लिए वो लोकतंत्र के ऑप्शंस दृष्टि महफूज रखना चाहते हैं। हाल में ही हम हमारे फिलिपीनी इत्तेहादी साथियों के साथ हमारे आवाज उठाया, क्योंकि कोई जारियत की कार्रवाई दूसरे मुल्क के समुद्री सीमा के अंदर नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल में क्वाड में भी सन 2022 में एक इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हम 4 मुल्क और जानकारी हिंद प्रशांत के देशों को फराहम करने लगे, ताकि हर एक देश अपने समुद्री सीमा के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में और ज्ञान हो जाए। बट मार्गरेट, ताइवान को लेकर वहां पर काफी कंसर्न रहा है अमेरिका का भी, इंडिया का भी, दूसरे और कंट्रीज को लेकर चाइना वर्सेस ताइवान के रिलेशनशिप्स को हमने ऊपर नीचे आते देखा है। और इस बार क्वाड में जो फोकस सेमीकंडक्टर्स पर आ रहा है, क्या ये पूरी पॉलिसी, क्या ये पूरी डिप्लोमेसी उसका एक ऑफशूट नहीं लगता आपको? अमेरिका ताइवान के साथ के ताल्लुकात जो है वो अमेरिकन रिलेशंस विद ताइवान एक्ट के मुताबिक हमारा एक कानून है, और उसमें देशों से कोई तब्दीली नहीं है। हमारे पोजीशन ये है कि उसकी सूरत हाल में तशद्दुद से, हिंसा से नहीं होनी चाहिए, और सब शांति से हो जाए। और हाल में ही अमेरिका साफ से कहा कि हम फिलीपींस और चीन के बीच का इख्तलाफत जो थे UN क्लोज के जजमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। ये तो हुई बात क्वाड की। अब एक दूसरा फोरम जहां पर भारत काफी एक्टिव है और जाहिर है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, देखती है, वो है ब्रिक्स, जिसके जो बड़े देश हैं जिसमें रशिया शामिल है और जाहिर है यूक्रेन के साथ फिलहाल जंग पर है। भारत के ताल्लुकात भी रशिया के साथ भारत के मुताबिक बहुत करीबी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, और भारत के NSA भी वहां पर गए थे। एक इस तरह की भी खबरें आई हैं कि यूक्रेन में वॉर को खत्म करने के लिए भारत की तरफ से एक डिप्लोमेटिक पहल की बात हो रही है। अमेरिका उसको कैसे देख रहा है? क्या ये एक सही तरीका है या क्या इसमें कुछ और करने की गुंजाइश है? जरूर, हम समझते हैं कि लड़ने से बात करना बेहतर तरीका कार है।
और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन का बहुत ऐतिहासिक दौरा किया और बराह रास्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करते थे। हम इंडिया समेत हर एक देश को कह रहे हैं कि बेहतर हो अगर रूस उनकी जारहियत की जंग यूक्रेन पर जो ला रहे हैं वो हथियार बनाने के लिए कोई वसाइल ना हो। तो जब वो तेल बरामद करते हैं वो उनका फायदा कम से कम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी रूस उनके ड्रोन ईरान से लेते हैं, उनके मिसाइल शुमाली कोरिया से लेते हैं और वो इसे जो कारखाने में इस्तेमाल करके हथियार बना रहे हैं वो चीन से ले रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि बेहतर हो अगर रूस उनकी जारहियत जारी रखने के लिए वसाइल ना हो। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकियोलेड और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। तो क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में, इसकी पल पल की जानकारी bbchindi.com के लाइव पेज पर उपलब्ध है। पॉडकास्ट में आगे श्रीलंका को जो नए राष्ट्रपति मिले हैं, कौन है वो और आगे क्या करने वाले हैं? पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। दरिया सिंह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाना अच्छा कदम है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एडवोकेट हैं जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी तक तो नहीं हुई है। पोला राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर सिंह हैं। मोहम्मद इब्राहिम हैं जो कह रहे हैं मैं आपको कश्मीर से रेगुलरली सुनता रहता हूँ। सुरेंद्र मलिक हैं जो कह रहे हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में इन लोगों का बहुत योगदान रहेगा। राकेश दुबे कह रहे हैं कि क्वाड छात्रवृत्ति के माध्यम से अगली पीढ़ी के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति निर्माताओं का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अशोक कुमार भाटिया एक कमेंट कर रहे हैं। जगदीश वर्मा कह रहे हैं कि अमेरिका अब अपना ध्यान साउथ चाइना सी पर केंद्रित कर रहा है। इंतजार अंजुम कह रहे हैं कि थंबनेल का सही जवाब नहीं आया, ये समझ नहीं पाया मैं। केशव कुमार कह रहे हैं कि दूसरे के रुपए यदि मजबूत हों तो स्वागत करने में क्या दिक्कत है। वैभव कृष्ण टिप्पणी कर रहे हैं। मनोहर चमोली मनु कह रहे हैं नितिन श्रीवास्तव को जम्मू कश्मीर विश्लेषण भी करना चाहिए चुनावों का। डी के परमार हमें सुन रहे हैं। मदन लाल लंबूरिया हमें कमेंट कर रहे हैं और एक शिकायत भी कर रहे हैं कि ना हम एक ही संदेश दो बार पढ़े जाते हैं। रजनीकांत शुक्ला कह रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि मोदी ने अपने कार्यकाल में हर देश में जाकर भारतीय समुदाय के साथ जुड़े फॉरेन डिप्लोमेसी की नवीन शुरुआत की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। तो अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव बात श्रीलंका की। इस साल फरवरी महीने में अनुरा कुमारा दिसानायके जब भारत आए थे तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि करीब 7 महीने बाद वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके जनता विमुक्ति पेरामुना JVP के नेता हैं और उन्होंने नेशनल पीपल्स पावर NPP के गठबंधन से चुनाव लड़ा था। दिसानायके ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सिजित प्रेमदासा को दूसरे राउंड की गिनती के बाद हराकर ये जीत दर्ज की है। पहले राउंड में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल रहे थे। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने मतदान के दौरान वोटरों की दूसरी प्राथमिकता के मत गिने। इसके बाद दिसानायके को विजेता घोषित किया गया। मौजूदा राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे। तो कल जब चुनावों के परिणाम आए तो दिसानायके ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। और आज उन्होंने राजधानी कोलंबो में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अनुरा कुमारा दिसानायके मम श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्य जनाधिपति। शपथ लेने के बाद दिसानायके ने कहा कि वो उन लोगों में विश्वास जगाने का काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। उन्होंने देश में स्वच्छ राजनीति की दिशा में काम करने का भी वादा किया। दिसानायके कह रहे हैं कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि श्रीलंका एक चुनौतीपूर्ण देश है। हमारी राजनीति इससे भी ज्यादा स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसी राजनीतिक संस्कृति की जरूरत है जिसकी लोग अपेक्षा करते हैं। हम इसके लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। जनता का राजनेताओं और राजनीति के बारे में जनता का नजरिया बेहद नकारात्मक है।
साल 2022 में जब श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त दिसानायके तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मुखर विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया था। इससे छात्र, कर्मचारी वर्ग समेत एक बड़ा तबका उनके साथ आता गया। कोलंबो में रहने वाले एक आम नागरिक तुआन शिराज ने कहा कि लोग बदलाव के लिए बेताब हैं। We don't want any corruption anymore. So enough. Because we work. तुआन कह रहे कि बहुत हुआ, हमें अब भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के साथ हमारे पास कुछ बचता नहीं है। उनके पास सब कुछ है, यानी कि राजनेता। इस देश में बहुत से मासूम और गरीब लोग रहते हैं। वो अपना जीवन बहुत शांति से, बिना किसी समस्या के, बहुत खूबसूरती से जीना चाहते हैं। इसके बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, और जब बधाई दी तो अनुरा ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों देशों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता के साथ हम साथ हैं। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके के सामने आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव जैसे घरेलू चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही ये भी देखना होगा कि श्रीलंका की विदेश नीति को वो कहां ले जा रहे हैं, भारत के साथ उनके संबंध कैसे होते हैं। प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात की इन्हीं सवालों के साथ बीबीसी संवाददाता अभय ने। देखिए, दो बातें। एक तो जो इनकी पार्टी है जेवीपी, वो तो ट्रेडिशनली एंटी इंडिया उसका ओरिएंटेशन शुरू से रहा है। काफी उसकी अगर इतिहास आप देखेंगे तो काफी भारत की जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, उसके खिलाफ काफी बड़ा उन्होंने एक एजेंडा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके दिसानायके के अभी के जो बयान रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो थोड़े से मेजर्ड रहे हैं। उसमें गवर्नेंस के ऊपर, उसमें बैलेंसिंग के ऊपर, नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका जोर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक फोकल एरिया इस सरकार के लिए होगा, क्योंकि वो एक एंटी आईएमएफ का जो पैकेज रहा है और जिस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ा है जो सोसाइटी पर, श्रीलंकन जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, इन सब पर, उन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर वो सरकार बनाएंगे। तो अगर गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस पर उनका फोकस है तो वो एक जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उससे तो गवर्न नहीं कर पाएंगे। और भारत का उनके डेवलपमेंट सेक्टर पर क्या योगदान है, भारत ने 2022 के बाद जब राजपक्षा की सरकार गई और विक्रमसिंघे आए, तो उसके दौरान भारत ने जिस तरह से श्रीलंका को सपोर्ट किया है उसको ध्यान में रखते हुए ही उनको सरकार चलानी पड़ेगी। सर, ये टाइगर वर्सेस ड्रैगन बैलेंसिंग की जो बात थी, उसमें ऐसा भी कई मैंने लेख पढ़े, बहुत ज्यादा डीप नहीं गया मैं, लेकिन लेख पढ़े उसमें बोला कि उनका झुकाव हो सकता है कि चीन की तरफ ज्यादा हो, इस वजह से थोड़ा इंक्लिनेशन भारत के लिए और कम हो जाए। तो चीन के एंगल से क्या होगा? देखिए, चीन ये जो हमारे सारे जो पड़ोसी देश हैं, ये जो चीन और भारत के बीच में बैलेंसिंग करते ही रहते हैं। तो उसमें कोई कभी हमको ऐसी सरकारें मिलती हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा होता है, और कभी हमको ऐसी सरकारें मिलती हैं जो चीन की तरफ झुकी होती हैं। तो वो बैलेंसिंग तो इनको भी करनी पड़ेगी। भारत और चीन दोनों ही ऐसे देश हैं जिनको आप इग्नोर तो कर नहीं सकते अगर आप इस हिंद प्रशांत में अभी रह रहे हैं। और अगर आप भारत को उस नजरिए से भी अभी नहीं देखा जा सकता जिस नजरिए से इनकी पार्टी पहले देखा करती थी ऐतिहासिक तौर पर, जहां पर, क्योंकि उस समय देखिए आज का भारत जो है वो सक्षम है, वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप डेटा देखें तो उसके हिसाब से 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है। तो अगर भारत को आपको अपनी डेवलपमेंटल जर्नी में इन्वॉल्व करना है तो आपको वो ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है ध्यान में रखनी पड़ेगी इनको, वो ये कि जो राजपक्षा की सरकार थी वो चीन की तरफ बहुत झुकी थी और उसका नतीजा श्रीलंका को झेलना पड़ा। जबकि आर्थिक संकट आया और उसके बाद चीन कहीं पर नजर नहीं आया सपोर्ट के लिए, भारत ही ने सपोर्ट दिया। तो वो मुझे लगता है एक तरह से और एक बेंचमार्क भी बन गया है। तो बैलेंसिंग तो देखिए सभी करेंगे और ये भी करेंगे, लेकिन क्या ये एक तरफ का ज्यादा झुकाव बनाएंगे, ये तो इनकी अब जो पॉलिसीज आएंगी तभी पता चलेगा। बहुत मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भारत को नाराज करके आप श्रीलंका में काम कर सकते हैं आज की स्थिति में। और किसी भी तरफ बहुत झुकाव की जो उन्होंने बात करी है कि बैलेंसिंग मैं करूंगा और मैं किसी को बहुत ज्यादा एक प्रभुत्व नहीं दूंगा, ये बातें उन्होंने कही हैं, तो ये दोनों के लिए लागू होती है। और बैलेंसिंग, एक इफेक्टिव बैलेंसिंग के अलावा कोई और चारा होता नहीं है। अगर आपको अल्टीमेटली दोनों ही को बैलेंस करना पड़ेगा।
और एक चीज ये है सर, ये तो उनकी तरफ से हो गया, अब भारत कैसे देखेगा इसको कि भारत का बहुत सारा स्टेक है उसमें। श्रीलंका स्टेबल रहे, किसी तरह का बाकी का क्राइसिस ना बने, और जो दिशा नायके हैं ये ऐसी सरकार चलाएं जो आइडियोलॉजिकल नहीं हो बल्कि प्रैग्मेटिक हो। अगर कि ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं, इनकी आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट है। अब अगर ये मार्क्सिज्म के हिसाब से सरकार चलाएंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रीलंका का और बेड़ा गर्क होने की संभावना है। अगर ये प्रैग्मेटिक होकर सरकार चलाते हैं, नॉन आइडियोलॉजिकल बेसिस पर सरकार चलाते हैं, तो वो भारत के लिए अच्छी खबर है। तो ये कैसी सरकार चलाते हैं, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, ये जब आप सत्ता से बाहर होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं, तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, करप्शन है, सब परेशान है, तो उस परेशानी का फायदा इनको मिला। लेकिन अब ये किस तरह की पॉलिसीज लाते हैं जिससे कि श्रीलंका की आर्थिक हालत भी ठीक रहे और जो ये कंसर्न है लोगों की, इन पर भी हम ये काम कर पाए। ये थे हर्ष वी पंत। तो बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। विदा लेने का वक्त आ चुका है। हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन bbchindi.com का पन्ना आपके साथ छोड़े जा रहे हैं। अनुमति दीजिए, हमें सुनने के लिए शुक्रिया। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और सुमरिनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।